हेलो दोस्तों, आज हम आपको शेयर कराने वाले हैं बादशाह अकबर के ख्वाबों की नगरी की यानी फ़तेहपुर सीकरी की। अगर आपका ट्रिप जो है एक दिन का है आगरा का, तो आप एक ही दिन में दोनों चीज़ें भी कवर कर सकते हैं। जैसे आपने दोपहर 3 या 4 बजे तक आपने आगरा देखा है, तो उसके बाद आप फ़तेहपुर सीकरी भी जा सकते हैं जो आगरा से 35 किलोमीटर दूर है, और वहाँ जाने में आपको मुश्किल से 30 से 40 मिनट लगता है। रोड्स बहुत अच्छी हैं, तो अगर आपका एक दिन का प्लान है तो आप दोनों चीज़ें एक दिन में कवर कर सकते हैं। आगरा और फ़तेहपुर सीकरी एक दिन में कवर हो सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सुबह 9 बजे आगरा पहुंच जाते हैं तो आप वहां पे ताजमहल, सिकंदरा और आगरा फोर्ट और उसके बाद टॉम ऑफ इत्मादुद्दौला, ये सब कवर करके आप आ सकते हैं शाम में फ़तेहपुर सीकरी, जहाँ की शाम बहुत प्यारी होती है। 1567 में अकबर सीज़ करता है चित्तौड़ को, और फिर उसको 4 महीने की सीज़ के बाद फिर जीता जाता है चित्तौड़ को। उसके बाद सीज़ होता है रणथंभौर का, तो रणथंभौर को भी ऐड कर लिया जाता है मुग़ल एम्पायर में। फिर उसके बाद फिर जन्म होता है अकबर के बेटे जहांगीर का। बहुत दुआओं और मन्नतों के बाद पैदा हुए थे जहांगीर। बहुत दुआएं और मन्नतें कराई अकबर ने उसके लिए। तो अकबर का ये अकीदा था कि जो जहांगीर की जो पैदाइश हुई है वो शेख सलीम चिश्ती की दुआओं की वजह से उनकी पैदाइश हुई है। तो वो बहुत मानते थे शेख सलीम चिश्ती को, तो उनकी शान में ही उन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट की आगरा से फ़तेहपुर सीकरी। वो सब हम आपको बताएंगे पूरी स्टोरी। तो अभी हम जो है एंटर कर गए हैं फ़तेहपुर सीकरी सिटी में, और इसी रोड से अब हम एंटर करेंगे जो फ़तेहपुर सीकरी जो फोर्ट के लिए जो जाता है उसी रोड के लिए। यहाँ से लेफ़्ट लेंगे और सामने आपको फोर्टिफिकेशन नज़र आ रहा है, वो फ़तेहपुर सीकरी फोर्ट का ही है। तो ये रोड जो जा रही है वो भरतपुर के लिए जा रही है। तो यहाँ से फ़तेहपुर के लिए अब हमने लेफ़्ट लिया है। यहीं से फ़तेहपुर फोर्टिफिकेशन जो है वो शुरू हो जाएगी, सामने आपको नज़र आ रही है। यहीं सामने से हम एंटर करेंगे इसी गेट से फ़तेहपुर सीकरी सिटी के लिए। वहीं से हम देखेंगे पूरा फोर्ट। फ़तेहपुर और सीकरी दोनों अलग अलग जगह है, दोनों हम दिखाएंगे आपको। ये है फोर्टिफिकेशन जो जो फ़तेहपुर सीकरी जो सिटी है, इट इज़ एनक्लोज्ड बाई अराउंड 11 किलोमीटर्स फोर्टिफिकेशन वॉल विद न्यूमरस गेट्स। आई थिंक देयर आर 9 गेट्स। तो बहुत ऊंची दीवार है ये। पूरे किले के लगभग 11 किलोमीटर के दायरे में ये पूरी दीवार बनाई गई है। ये आउटर वॉल इसे हम कहेंगे। ये है डिफेंस सिस्टम मुगल्स का। आउटर वॉल वो भी हर सिटी के बाहर एक बनाई जाती थी आउटर वॉल, जिसके अंदर ही सारी रिहाइश होती थी आवाम की भी, और फिर उसी में एक किला होता था, एक पैलेस होता था बादशाह के लिए। आप जब कभी फ़तेहपुर सीकरी आएंगे तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ से एंटर करेंगे तो सामने एक पार्किंग आती है। अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आए हैं तो आप आगे जाएं, उस पार्किंग में आपने नहीं रुकना है, उससे आगे आपने जाना है। और यहाँ पे जो पब्लिक व्हीकल से जो आते हैं बसेस वगैरह से, तो वो इस पार्किंग में रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बस लेके जाती है ऊपर तक। सामने हम अभी आपको दिखाएंगे वो पार्किंग। तो जो पब्लिक व्हीकल से जो आते हैं, प्राइवेट वाले भी वैसे यहाँ पे रुक सकते हैं, लेकिन फिर वो एंटर करेंगे सीकरी की तरफ से। तो लेकिन अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप एंटर करें आगे की तरफ। तो यही है वो पार्किंग। तो अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आए हैं तो आप यहाँ पर ना रुकें, आप आगे जाके रुकें, जहाँ से आप सीधा बुलंद दरवाज़ा की तरफ से चढ़ेंगे। तो हम यहाँ से आगे निकल चुके हैं, और यहाँ पे कई होटल्स हैं आगे, अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। तो वहीं जो होटल्स जो हैं उन्हीं की पार्किंग में हम कार जो है पार्क करेंगे वहाँ पे। पूरा ये जो सिटी है ये हिस्टोरिकल सिटी है। यहाँ पे जो मज़ा है आने का वो शाम में ही है। तो अगर आप आगरा आए हैं तो फिर यहाँ पे शाम में ही आना बनता है। पहले आप आगरा देखें, उसके बाद फ़तेहपुर सीकरी आएँ। तो हम जो मार्केट जो है उसी में एंटर कर गए हैं। यहीं बिल्कुल कोने पे ही हम कार पार्क करेंगे, आपको दिखाएंगे अभी हम। जब आप आगे आ जाते हैं तो यहाँ से बहुत इजी है, वहाँ से आपको बस का वेट करना पड़ेगा, और फिर बस में आप जाएंगे तो काफ़ी टाइम भी लगता है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग है वो। तो यहाँ पे जो राइट में आपको गेट नज़र आ रहा है, यहीं से हम सीधा जाएंगे बुलंद दरवाज़ा, सामने आपको नज़र भी आ रहा है जो।
जो पार्किंग जो आती है रास्ते में उस पे आपको लोग खड़े मिलेंगे और वो आपको रुकवाएंगे भी। तो उनका ये एक स्ट्रेटजी होता है कि वहीं पे उनको कुछ कमीशन वगैरह मिलता है। तो वहाँ बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वहाँ पे रुकना। तो यहाँ पे हम गाड़ी अब पार्क करेंगे अपनी। यहाँ पे जो है चार्ज जो है वो 100 रुपीज़ है, लेकिन बिल्कुल सेफ़ रहती है गाड़ी। और यहीं कार पार्क करके हम सीधा जाएंगे बुलंद दरवाज़ा। तो ये जो रास्ता है बिल्कुल सामने उसी के जहाँ पे कार पार्क की है हमने, तो उसी के सामने से जा रहा है। तो यहाँ से बहुत इजी रहता है, आप थोड़ा सा दूर चलने पर ही आप पहुँच जाएंगे फतेहपुर सीकरी। ये रास्ता जो है ये थोड़ा स्टीप है, लेकिन चलने में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सही तरीके से बनाया गया है। तो आज हम आपको सैर कराएंगे फतेहपुर सीकरी की। मैं आपको बता दूं कि जो फतेहपुर सीकरी जो है एक ही जगह पर दो जगहों के नाम है। फतेहपुर अलग है और सीकरी अलग है। तो फतेहपुर जो है उसमें बुलंद दरवाज़ा देखेंगे आप, और सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो देखेंगे, और मस्जिद है जामी मस्जिद, तो वो देखेंगे आप। तो जो फतेहपुर जो है वो एक रिलीजियस प्लेस है। ये हमने ख़ुद को कैमरे में लिया है थोड़ा। हम जा रहे हैं बुलंद दरवाज़ा, हम यहाँ से सीधा एंटर करेंगे। बुलंद दरवाज़ा देखने को आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। सलीम चिश्ती की दरगाह, जामे मस्जिद और बुलंद दरवाज़ा के लिए कोई टिकट नहीं है। टिकट जो है वो पैलेस के लिए है, जो सीकरी जो है। हम आपको बता रहे थे कि फ़तेहपुर जो है वो एक रिलीजियस प्लेस है। वहाँ पे जामे मस्जिद है, और पहले वक्त में वहाँ पे मदरसा हुआ करता था, और वो कब्रिस्तान भी वहाँ पे है, जो शाही जो कब्रिस्तान है। और बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती की दरगाह, मदरसा और जामी मस्जिद, ये जो सारे जो हैं रिलीजियस प्लेसेस हैं। यहाँ पे जो उर्स चल रहा है, जो सलीम चिश्ती जो हैं उनका एक फ़ेस्टिवल होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं बाहर। हम आपको बता रहे थे कि सीकरी जो है वो एक रेजिडेंशियल प्लेस है बादशाह अकबर का, जहाँ पे रहा करते थे, और फ़तेहपुर एक रिलीजियस प्लेस है। तो सीकरी में जो है पंचमहल देखेंगे, अनूप तालाब देखेंगे, बादशाह अकबर का बेडरूम देखेंगे, उनका ख़ास महल देखेंगे, और ख़जाना जो बीरबल टॉम्ब है वो देखेंगे, और काफ़ी सारी जगह हैं, सब हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पे उर्स चल रहा है, हमने आपको बताया। सूफ़ी जो सेंट्स जो होते हैं उनकी जो बरसी जो आती है उसको उर्स कहा जाता है। उर्स एक इंग्लिश का वर्ड है, URS, उर्स, जिसके मानने होते हैं डेथ एनिवर्सरी ऑफ ए सूफ़ी सेंट। सबसे पहले हम आपको बुलंद दरवाज़ा दिखाएंगे, उसके बाद जामा मस्जिद दिखाएंगे, उसके बाद जो मदरसा है इस मस्जिद के ही कोर्ट यार्ड में वो दिखाएंगे, और यहाँ पे कब्रिस्तान भी है जो शाही कब्रिस्तान है, और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी हम आपको दिखाएंगे। तो इसमें वही है, अंदर हम आपको अभी एक एक करके दिखाएंगे। इस सामने जो नज़र आ रहा है ये है बुलंद दरवाज़ा, डोर ऑफ विक्ट्री, हाईएस्ट गेटवे इन द वर्ल्ड, विच वॉज बिल्ट बाई मुग़ल एम्परर अकबर इन 1575। ये जो है 176 फीट ऊंचा है ज़मीन से, और इसको जो चढ़ने में है वो 42 सीढ़ियाँ लगती हैं, और 15 मंजिला इमारत है ये जो बुलंद दरवाज़ा है। इस दरवाजे को बादशाह अकबर ने गुजरात कॉन्क्वेस्ट जो किया था उसने उसके सेलिब्रेशन में बनवाया था। गुजरात फ़तेह करने के बाद इसको बनवाया गया था। ये पहले पार्ट नहीं था जामा मस्जिद का, तो इसे बाद में बनवाया गया 1575 में। जब फ़तेह किया गया था रणथंभौर और चित्तौड़, तो उसके फ़तेह करने के बाद इस जगह को राजधानी बनाया था बादशाह अकबर ने। फिर गुजरात को जब फ़तह किया तो उसके बाद गुजरात फ़तह के सेलिब्रेशन में बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। ये दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। इसको चढ़ने में 42 सीढ़ियाँ हमको लगेंगी यहाँ से। अभी उर्स चल रहा है तो यहाँ पर लोगों का बहुत हुजूम है। अंदर स्टॉल्स भी लगे हुए हैं इसमें, ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है ये सेलिब्रेशन। जब हम ऊपर चढ़ गए हैं इसके, बहुत ऊंचा बनाया गया है।
आप देखेंगे सामने शहर बसा हुआ है और कितनी ऊंचाई पर बना है बुलंद दरवाज़ा। एक तो पहाड़ पर बना हुआ है, फिर खुद इतना ऊंचा, 176 फीट ऊंचा है ये। आप सामने देखेंगे जो आउटर वॉल की हम बात कर रहे थे, वो सामने एक गेट है। इसमें जो टोटल जो है 9 गेट हैं ऐसे। शहर के चारों तरफ एक दीवार बनाई गई है ऊंची। ये बाहरी हमले से बचने के लिए, एक हिफाजत के लिए बनाई जाती थी ये दीवार। और अब हम सामने खड़े हैं बुलंद दरवाजे के। बहुत ऊंचा है। आप देखेंगे इस पे नक्काशी भी की गई है, कुरान भी इस पे लिखा हुआ है। सब कुछ हम आपको दिखाएंगे आराम आराम से। इसके दोनों साइड जो है कुरान लिखा हुआ है। ये मुग़ल आर्किटेक्चर का अजीब नमूना है ये बुलंद दरवाज़ा, जो आज भी इतने वक्त के बाद भी हूबहू खड़ा है, मजबूत। यहाँ पर ये हमेशा ये भीड़ नहीं रहती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से उर्स सेलिब्रेट करवाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर बहुत से लोग जो लोकल्स भी हैं वो शॉपिंग के लिए भी आते हैं, स्टॉल्स भी लगाते हैं। तो काफ़ी रश है अभी यहाँ पे। पहली बार हमने देखा है यहाँ पे ये। हम एक बार नीचे खड़े हो गए, इसको दिखा देते हैं आपको। पीक है ये मुग़ल आर्किटेक्चर की। तो यहीं से हम आपको अंदर लेके जाएंगे कोर्टयार्ड में, जो जहाँ पर मौजूद है सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद। कोर्टयार्ड जो है वो अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि स्टॉल्स इतनी लगी हुई हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कई बार आना हुआ हमारा, लेकिन ये उर्स जो है पहली बार हमें देखने को मिला है। काफ़ी रश है यहाँ पे उर्स की वजह से। शेख सलीम चिश्ती के उर्स में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। लोग आज भी मानते हैं उनको, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं अपने वक्त के। एक जगह खड़े होकर हम आपको पूरा कोर्टयार्ड दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि ये बुलंद दरवाज़ा हम अंदर की साइड से आपको दिखा रहे हैं। 15 मंजिला इमारत है ये। वो ज़मीन से 176 फीट ऊंचा है। और ये है मदरसा। ये जो मदरसा है ये आवाम के लिए, जो आवाम के बच्चे थे वो यहाँ पर पढ़ा करते थे, और जो दूर से जो लोग आते थे अपने बच्चों को एडमिशन कराते थे यहाँ पे, तो वो यहीं पे पढ़ा करते थे। यहाँ के जो टीचर्स थे, अबुल फज़ल, फैज़ी, ये सब टीचर्स थे यहाँ के। शाही कब्रिस्तान भी है यहाँ पे। बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं। ये सामने आपको नज़र आ रही हैं। ये सामने आप देख रहे हैं जो ये छोटे छोटे जो कमरे बने हुए, ये मदरसा है। ये रेजिडेंशियल प्लेस है मदरसे का, जहाँ पे बच्चे रहा करते थे, क्लासेस भी यहीं पे लगती थी। और ये सामने आपको नज़र आ रही है मस्जिद, जामा मस्जिद। इसी मस्जिद का मेन दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा। और ये सामने आपको नज़र आ रही है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जो सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई है। वही पत्थर इसमें इस्तेमाल किया गया है जो जामा और ये ताजमहल में बाद में किया गया था, जो बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर से बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल सफ़ेद। ये सामने आपको नज़र आ रही है शाही कब्रिस्तान। इसमें अंदर कब्र है, ये टॉम है।
जो जामा मस्जिद वाला जो कोर्ट यार्ड है जो है उसी में है ये वो जगह है जिसको फतेहपुर कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो जगह है, एक फतेहपुर है एक सीकरी। तो जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं ये फतेहपुर है। पहले इस जगह का नाम जो है फतेहाबाद रखा गया था, जिसके माना है फातेह के द्वारा आबाद किया गया हुआ शहर। तो उसका जो नाम है वो बाद में फतेहपुर रख दिया गया। तो ये फतेहपुर में हम अभी खड़े हैं, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं जामा मस्जिद। बहुत रश है तो हम आपको सेंटर में खड़े होकर दिखा रहे हैं सारी चीज़ें। जामा मस्जिद के चारों तरफ है मदरसा, जहाँ पर अवाम के बच्चे पढ़ा करते थे, रियाया के। जो शाही जो परिवार थे उनकी जो फैमिलीज़ के जो बच्चे थे तो उनके लिए एक अलग मदरसा होता था, जो वो शाही महल के आसपास ही होता था। हमने आपको पहले भी बताया है कि मदरसा डजेंट मीन के पर्टिकुलर आप रिलीजियस स्टडी इसमें आप कराते थे उस वक्त। यहाँ पर ये वही जगह है, मदरसा मीन्स इंस्टीट्यूट, जहाँ पर सारी पढ़ाई पढ़ाई जाती थी। यहाँ पे सब हिंदुओं के बच्चे भी और मुसलमानों के भी, सिखों के भी, ईसाइयों के भी, सब जो है इन्हीं मदरसों में तालीम हासिल किया करते थे। ये सिर्फ रिलीजियस स्टडी के सेंटर्स नहीं हुआ करते थे, सारी चीज़ें जो सब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, जो भी पढ़ाई होती थी सब इन्हीं मदरसों में पढ़ाई जाती थी। वो हम आपको बताते रहेंगे सारी चीज़ें साथ साथ में। तो ये हम आपको सामने जो आ रही है ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है और ये है कब्रिस्तान। यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रही हैं कब्रें। ये पूरा पहाड़ है जिस पे ये फतेहपुर सीकरी जो है बसा हुआ है, और इसी पहाड़ से पत्थर निकाल कर इन जो ये इमारतें हैं उसी पत्थर से बनाई गई हैं। बाहर से नहीं मंगवाया गया ये पत्थर। ये जो लाल पत्थर जो है ये सारा इसी पहाड़ी का पत्थर है। जो दरगाह पे जो पत्थर लगा है वो सफ़ेद संगमरमर का है, उसे बाहर से मंगवाया गया। लेकिन जो बाकी पूरा आप देखेंगे आगे जो सारा शाही महल जो है वो लाल पत्थर से बना हुआ है, और ये फतेहपुर भी सारा लाल पत्थर से बना हुआ है। तो इसी पहाड़ी का ये पत्थर है सारा। सामने आपको नज़र आ रहा है मदरसा, और ये आपको नज़र आ रहा है बुलंद दरवाज़ा। यही वो मदरसा है जहाँ पे बच्चे तालीम हासिल किया करते थे, और इनके जो हेड टीचर जो थे वो अबुल फज़ल थे। इसी गेट से हम जाएंगे अभी सीकरी के लिए, जो रेजिडेंशियल प्लेस जो हुआ करता था, ख्वाबों की नगरी हुआ करती थी बादशाह अकबर की। ये टूम है, इसमें शाही कब्रिस्तान इसी के अंदर है। तो अभी हम इसको दिखाने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कोर्टयार्ड अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि स्टॉल्स जगह जगह लगी हुई हैं। सामने जामा मस्जिद, राइट में आप देखेंगे दरगाह, लेफ़्ट में आप देख रहे हैं बुलंद दरवाज़ा। बहुत शानदार नज़ारा यहाँ का रहता है, और अब मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर शाम में ही आएँ, आप जब भी आएँ। यहाँ से हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं चारों तरफ, ये शाही कब्रिस्तान है। तो इसी गेट से अब हम आपको लेके जाएंगे सीकरी के लिए, जो ख्वाबों की नगरी है बादशाह अकबर की। बादशाह अकबर ने ही शहर को बसाया। ये जो जगह हमने आपको दिखाई है, इस जगह का कोई टिकट नहीं है। यहाँ पे आप अगर टिकट नहीं भी लेते हैं तो ये आप फ्री में घूम सकते हैं। जो टिकट जो लिया जाता है वो रेजिडेंशियल प्लेस का लिया जाता है, जो सीकरी जो है बादशाह अकबर जहाँ रहा करते थे उस जगह का आपको टिकट लेना पड़ता है। और ये जो रिलीजियस जो प्लेस है ये फतेहपुर, इसका आपको कोई टिकट लेना नहीं पड़ता।
ये फतेहपुर का ईस्ट गेट है जहाँ से बादशाह अकबर नमाज़ पढ़ने आया करते थे। बाहर से हम आपको दिखा देते हैं एक बार। ये ईस्ट गेट है फतेहपुर का, जो हमने अभी आपको दिखाया अंदर से। बहुत बड़ी इमारत है, पहाड़ पर बनाया गया है सारा। इसी पहाड़ से पत्थर निकाल कर और उसी पत्थर से, लाल पत्थर से इमारत सारी बनाई गई है। ये जो जगह है यहाँ, इसको जब राजधानी बनाया बादशाह अकबर ने, वो सिर्फ अकीदत के नाम पे बनाया, क्योंकि उनको लगाव था। नहीं तो जो भी बादशाहों के जो रहने की जगह, जो फोर्ट्स बनाए जाते थे, जो रेजिडेंशियल पैलेसेस जो बनाए जाते थे, वो बेसिक नीड्स को देखकर बनाए जाते थे। लेकिन ये एक अकेली जगह है, अकेला ऐसा किला है जो अकीदत के नाम पे बना। यहाँ पर बेसिक नीड्स को नहीं देखा गया। जो सबसे बेसिक जो नीड होती है, आप कहीं भी दुनिया में, कहीं भी किसी भी किले पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो है वहाँ पर पानी मिलेगा। अगर, क्योंकि पानी तो बेसिक नीड है ना सारी चीज़ों की, तो वहाँ पर पानी मिलेगा आपको। पानी देखकर ही, पानी का निज़ाम देखकर ही किले बनाए जाते थे। आप आगरा का किला देखिए, यमुना के किनारे है। आप दिल्ली का लाल किला देखिए, वो यमुना के किनारे है। आप किसी भी किले में जाएंगे तो आपको सबसे पहले वहाँ पानी का इंतज़ाम नज़र आएगा, उसी के बाद किला बनाया जाता था वहाँ पे। तो ये एक अकेला ऐसा किला है पूरी दुनिया का जहाँ पर बेसिक नीड्स को नज़रअंदाज करके किला बनाया गया। तो यहाँ पर पानी की कमी थी, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था, और उनको मोहब्बत थी शेख सलीम चिश्ती से। तो उनका यहीं बसेरा था, तो उनके बसेरे की वजह से, उनका कुर्ब हासिल करने की वजह से यहाँ पर उन्होंने हुकूमत का दारुल हुकूमत बनाया फतेहपुर सीकरी को। वो सब हम आपको बताते रहेंगे। हमने जो है ऑनलाइन टिकट जो बुक कर लिया है, और वो 35 रुपये का मिला है। और यहाँ आप काउंटर से भी टिकट ले सकते हैं। तो ये टिकट काउंटर है, और 35 रुपये का टिकट है पर पर्सन। और यहाँ से अब हम एंट्री लेंगे सीकरी के लिए, बादशाह अकबर के ख्वाबों की नगरी के लिए। हमने एंट्री ले ली है। और ये अस्तबल और हरमसरा ये हम आपको बाद में दिखाएंगे। पहले हम आपको लेके चलेंगे जो मेन रेजिडेंशियल प्लेस है जो बादशाह अकबर का, वहाँ पे हम आपको लेके चलेंगे। ये हम आपको सबसे लास्ट में दिखाएंगे। तो ये रास्ता जो जा रहा है जोधाबाई महल के लिए जा रहा है। तो हमने एंट्री ले ली है अब सीकरी के लिए, और अब हम आपको दिखाएंगे बादशाह अकबर के ख्वाबों की नगरी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाया गया, और तकरीबन 15 साल ये दारुल हुकूमत रहा मुग़लों का। उसके बाद जो है, जो कैपिटल को जो है शिफ्ट कर दिया गया था लाहौर के लिए। वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि इस कैपिटल, यहाँ से कैपिटल को क्यों शिफ्ट किया गया, और क्या वजह थी कि यहाँ ये जगह बादशाह अकबर को छोड़नी पड़ी, और फिर मुग़लों ने कभी यहाँ पर अपना बसेरा कभी नहीं किया। आते थे, टेम्परेरी विजिट्स करते थे, क्योंकि ये उनके एम्पायर के अंडर में आता था। लेकिन वो सब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर मुग़ल फिर दोबारा क्यों नहीं आए, और ये एक वक्त पे पूरे हिंदुस्तान की राजधानी थी, और फिर इसको क्यों छोड़ा गया, ऐसी क्या वजह थी। ये सब हम आपको बताएंगे। हमारे साथ आप वीडियो में बने रहिए, और कोई भी पार्ट जो है वीडियो का आप स्किप ना करें। इस सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से जो दासियाँ हैं वो फूल बरसाया करती थी जब बादशाह अंदर जाया करते थे। तो ये जोधाबाई महल है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अकबर की जो बीवी थी उनका नाम हरकाबाई था, जोधाबाई नहीं। लेकिन जेम्स टोड जो थे, जो ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्होंने एक ऐसा कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया कि लोग आज तक कन्फ्यूज़ ही घूम रहे हैं। तो हम इसमें आपको अंदर लेके जाएंगे। ये बुक स्टॉल है गवर्नमेंट की तरफ से। आप चाहें तो यहाँ से बुक्स भी ख़रीद सकते हैं। ये महल जो है उनकी हिंदू बीवी का था, जो उनकी बेगम थी, एक हिंदू थी, हरकाबाई, आप सब जानते हैं। तो उन्हीं के लिए ये ख़ास महल बनवाया गया। ये सबसे बड़ा भी है साइज़ में। और हम आपको बाद में दिखाएंगे कि जो उनकी बीवी थी रुकैया, उनका जो महल है वो बहुत छोटा है।
सबसे बड़ा महल यही है और इसके अंदर भी इन्होंने 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं। एक इनका समर पैलेस है, एक विंटर पैलेस है और एक सामने जो हम आपको दिखाएंगे मंदिर है। इस पैलेस के सेंटर में पहले तुलसी का पेड़ हुआ करता था, आज भी है, और बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे ये तुलसी का पेड़ हुआ करता था, जो हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से बहुत ही ख़ास पेड़ है ये तुलसी का पेड़। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये है समर पैलेस, जो जोधाबाई का था। ये आपको हम अंदर से भी दिखाएंगे। और ये रूफ टॉप जो बना हुआ है ब्लू कलर का, ये उसी वक्त का है। ये सामने आप देख रहे हैं ना, नीला नीला, ये रूफ टॉप जो बना हुआ है उसी वक्त का है। अंदर से भी हम आपको ले जाकर दिखाएंगे। ये जो समर पैलेस है, मतलब गर्मियों में जोधाबाई जो है यहीं पे रहा करती थी। क्या शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है इसको, बहुत बड़ा पैलेस है ये हम अंदर से आपको दिखाएंगे कि समर्स में सामने आपको नज़र आ रही है कि इसमें से जाली नज़र आ रही है पीछे, आप देखेंगे, क्योंकि गर्मियों में जो है मलिका हिंदुस्तान जोधाबाई इसी में रहा करती थी, जिन्होंने जन्म दिया था अकबर के बेटे जहांगीर को। ये जो गर्मियों का पैलेस है, ये गर्मियों में इसी में रहा करती थी। इसका जो फर्स्ट फ्लोर जो है वो बंद किया हुआ है, क्योंकि लोग यहाँ पर नाम लिखते हैं, इसको ख़राब करते हैं। इसमें वेंटिलेशन के लिए जो पीछे जो है एक तालाब बनाया था बादशाह अकबर ने, ताकि उससे ठंडी हवाएं, इसमें सामने पर्दे हुआ करते थे। और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है इसके ऑपोजिट में बिल्कुल ये विंटर पैलेस है। उसका रूफ टॉप भी आप देखेंगे कि ब्लू कलर का है। और ये जो जगह है ये दासियों के लिए है, जो उनकी सर्वेंट्स जो हुआ करती थी रानियों की, सबका ही प्रॉपर इंतज़ाम था। दासियाँ इसी में रहा करती थी। जो उनके सर्वेंट्स हुआ करते थे रानियों के, वो या तो क्लीनर्स हुआ करते थे और या लेडीज़ हुआ करती थी। किसी भी मर्द को इसमें एंट्री नहीं थी। जो ये हरम जो हुआ करता था, तकरीबन 500 साल इस इमारत को बने हुए हो गए हैं। ऐसा ही काफ़ी प्रिजर्व करता है इनको। जो टूरिस्ट यहाँ पे जो आते हैं वो इसको छेड़खानी करते हैं, थोड़ा ख़राब भी करते हैं, तो उनकी वजह से फिर जो इनकी जो प्रिजर्विंग जो कॉस्ट है वो थोड़ी बढ़ जाती है। अब हम आपको लेके जाएंगे जो ये सब जो है दासियों के लिए हुआ करता था। ये जो जगह है यहाँ पे दासियाँ रहा करती थी। उनके हर एक काम के लिए अलग अलग जो सर्वेंट्स थे वो मुकर्रर थे, किस वक्त में कौन उनके साथ रहेगा। तो काफ़ी दासियाँ उनके साथ रहती थी, एक रानी के साथ। तो इसके बाद हम आपको लेके जाएंगे कृष्ण मंदिर, जो इसी पैलेस के अंदर जो बादशाह अकबर ने जोधाबाई के लिए बनवाया था। जोधाबाई जो है लॉर्ड कृष्ण की पूजा किया करती थी, तो उन्हीं के एजाज़ में इसी पैलेस के अंदर बादशाह अकबर ने उनके लिए एक मंदिर तामीर कराया था। ये सामने जो नज़र आ रहा है हम अंदर से आपको दिखाएंगे ये पूरा जो पैलेस है। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि प्लेस और पैलेस दोनों अलग अलग चीज़ हैं। प्लेस का मतलब होता है PLACE, प्लेस का मतलब होता है जगह, कोई भी जगह। और पैलेस PALACE, पैलेस मीन्स शाही महल। तो आप ये चीज़ समझ लें कि हम प्लेस और पैलेस, ये दो चीज़ों का आपको फ़र्क बता दिया है। तो ये मंदिर है, अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं अभी। ये जो पूजा पाठ का जो सामान हुआ करता था उसके लिए कमरा बनाया गया है इसमें दोनों साइड। और ये रोशनी के लिए आले बनाए गए हैं। ये पूरा पैलेस जो है ये हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है। ये एक लेफ़्ट में कमरा है इसमें, जिसमें पूजा पाठ का सामान रहा करता था। और ये सारे जो आले आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें चिराग हुआ करते थे रोशनी के लिए। सामने सेंटर में लॉर्ड कृष्ण की मूर्ति रखी रहती थी, जो सोने चांदी से बनाई गई थी उस वक्त। पूरा आप देखेंगे कि ये हिंदू आर्किटेक्चर है पूरा। उनकी ये जो
मलिका थी या हिंदू थी, तो उसी के एजाज़ में से हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से पूरे पैलेस को बनाया गया है। और ये मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं। सेंटर में रहती थी लॉर्ड कृष्ण की जो मूर्ति रहा करती थी, और भी जो उनके भगवान थे उनकी मूर्तियाँ यहाँ पे रहती थी साइड्स में, लेकिन जो वो मेन जो पुजारिन जो थी वो लॉर्ड कृष्ण की थी, तो सेंटर में उन्हीं की मूर्ति हुआ करती थी। हमने आपको दिखा दिया है इस पैलेस का समर पैलेस, जिसमें गर्मियों में मलिका हिंदुस्तान रहा करती थी, और हमने आपको दिखा दिया दासियों की रहने की जगह, और फिर हमने आपको दिखाया मंदिर। और ये है विंटर पैलेस। इसका रूफ टॉप भी जो है ब्लू कलर का है, और ये उसी वक्त का है जब ये तामीर कराया गया था, इसको बिल्कुल ओरिजिनल इसी कलर का था। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जोधाबाई का विंटर पैलेस, जिसमें वो सर्दियों में रहा करती थी। इसमें वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं है, ये बिल्कुल पैक्ड है, और इसमें खिड़कियां नहीं हैं, पीछे जालियां नहीं लगी हुई, क्योंकि सर्दियों में पैक्ड सिस्टम चाहिए ताकि सर्दी ना लगे। फर्स्ट फ्लोर पे जाना इसमें मना है अभी। जो हमने समर पैलेस आपको दिखाया था उसमें वेंटिलेशन की जालियां लगी हुई थी, और उसके पीछे तालाब भी बनाया गया था जिसकी वजह से ठंडी हवा आए। इसमें जो है वेंटिलेशन के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सर्दियों में इसी में रहा करती थी मलिका हिंदुस्तान जोधाबाई। ये अंदर से हमने आपको दिखाया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसा ही ने इसको प्रिजर्व करके रखा है। ये जो जगह है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। ये हमने आपको विंटर पैलेस अभी दिखाया, और अभी हम आपको दिखाएंगे जो विंटर पैलेस के साथ में जो है दासियों की जगह है। पूरे कंप्लीट मुकम्मल इंतज़ाम थे दासियों के लिए भी। हज़ारों दासियां उनके खिदमत में रहती थी महल के अंदर। ये सब दासियों के कमरे बनाए गए हैं। थोड़ा वक्त के साथ थोड़ा इसका जो चार्म है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन जब ऐसा इसमें काम करेगी तो ये ठीक हो जाएगा। जिस पहाड़ पर ये बनाया हुआ है इसी पहाड़ से पत्थर निकालकर इस पैलेस को बनाया गया था। पूरा जो फतेहपुर सीकरी है जो मुकम्मल इसी पहाड़ के पत्थर से बनाया गया है। यह हमने आपको मुकम्मल दिखा दिया है जोधाबाई पैलेस। आपको हमने इसमें दिखाया समर पैलेस, विंटर पैलेस, और जो उनकी जो दासियां थी उनकी रहने की जगह आपको दिखाई है। फिर आपको हमने दिखाया कृष्ण मंदिर, और अब हम इसके बाहर जा रहे हैं, आपको बाकी चीज़ें अब हम दिखाएंगे। हम निकल गए हैं जोधाबाई पैलेस से बाहर। बहुत रश रहता है, ये आगरा से बिल्कुल साइड में है, फिर भी इतने लोग देखने आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है ये। इस सामने हमें जो नज़र आ रहा है ये जोधाबाई का किचन था, क्योंकि जोधाबाई जो मलिका हिंदुस्तान थी वो वेजिटेरियन थी, वो हिंदू थी तो नॉनवेज नहीं खाया करती थी, तो उनके लिए एक अलग से तामीर कराई गई रसोई जिसमें सिर्फ वेज खाना बनता था। इस सामने जोधाबाई पैलेस हमने आपको दिखाया, इसी से बाहर आए हैं, और अब हम आपको दिखाएंगे। इसमें भी हम अंदर लेके जाएंगे आपको और इसके बारे में भी बताएंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं जोधाबाई की जो रसोई थी, किचन जो उनका था। किचन भी पूरा हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है। क्या मोहब्बत थी उनको जोधाबाई से। ये अब हम आपको करीब से दिखा देते हैं जो जोधाबाई की जो रसोई है वो। जोधाबाई ने जब शादी की अकबर से तो उनके सामने कुछ कंडीशंस रखी थी उन्होंने, तो उनमें से ये भी एक कंडीशन थी कि मुझे एक अलग रसोई चाहिए जिसमें वो अपना वेज खाना बना सके। तो इसको हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है। सामने आप देख रहे हैं कि ये राजस्थानी झुमके हैं, क्योंकि राजस्थान से थी जोधाबाई, तो ये इस रसोई पर उन्होंने राजस्थानी झुमके की स्टाइल में आर्किटेक्चर बनाया है।
और हम अंदर से भी आपको दिखाएंगे इसमें। यहीं पे जो है वो अपना खाना बनाया करती थी। ये वेल कनेक्टेड था जोधाबाई पैलेस से। अभी जो है इसके सामने जो है बरामदे वगैरह नहीं रहे, लेकिन ये जो हमने अभी आपको पैलेस दिखाया था जोधाबाई का, उससे वेल कनेक्टेड था, डायरेक्ट कनेक्टेड था। और इसी में उसका खाना बनता था, वो खुद भी बनाया करती थी। अकबर की 3 बीवियाँ थी। सबसे पहली जो बीवी थी रुकैया, वो मुस्लिम थी। फिर उसके बाद एक मरियम थी जो ईसाई थी, और फिर मरियम उज़ ज़मानी यानी जोधाबाई जो हिंदू थी। सबको आज़ादी थी अपना मज़हब मानने की, पूरी मजहबी आज़ादी। मुग़लों ने कभी रिलीजन के नाम पे कोई बवाल नहीं खड़ा किया। सब पूरी आवाम को, पूरी रियाया को मजहबी आज़ादी दी उन्होंने। पूरी मुग़ल हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे, मेडिवल हिस्ट्री में आपको कभी भी कोई भी बवाल नज़र नहीं आएगा रिलीजन के नाम पे। सबको पूरी खुली आज़ादी थी अपना मज़हब मानने की। ये जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, ये जो ईसाई बीवी थी बादशाह अकबर की, उनका पैलेस है, उनका महल है। तो इसे सुनहरा महल भी कहा जाता है। सुनहरा इसलिए कहा जाता है कि उस वक्त में इसमें बहुत ज़्यादा नक्काशी और कलाकृति की गई थी। तो बहुत चमक दमक वाला ये महल था, और इसमें काफ़ी सोना भी लगाया गया था। तो इसलिए इसका नाम सुनहरा महल भी रखा गया। और इसमें जो अकबर की बीवी थी, ईसाई थी जो, वो रहा करती थी, जिसका नाम मरियम था। सबसे पहली बेगम जो थी रुकैया, वो मुस्लिम थी। फिर जोधाबाई, जिसे मरियम उज़ ज़मानी के नाम से भी जाना जाता है, वो हिंदू थी। और ये मरियम, ये ईसाई थी। हम अंदर से भी आपको दिखाएंगे सुनहरा महल। आज भी इसमें चमक बाकी है। आप देखेंगे इसमें ऊपर कलरफुल, आपको बहुत ही कलरफुल ये नज़र आ रहा है। तो इसी को कहा जाता था सुनहरा महल। इसमें 4 कमरे हैं। जो उनकी बेगम थी, ये 2 मंजिला इमारत है, ऊपर जाने की इजाज़त अभी नहीं है। तो इसमें 4 कमरे हैं, और मरियम जो ईसाई बीवी थी अकबर की, उनका ये महल है। सुनहरा महल इसे कहा जाता है। मुग़ल्स की जो भी वो बिल्डिंग्स में जो सोना चांदी था, वो जब तक मुग़ल्स रहे वो तब तक रहा। फिर अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ सारा अपने साथ लेके चले गए। ये हम आपको दिखा रहे हैं अभी सुनहरा महल। ये सीढ़ी जा रही है, इसमें ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन जो अभी बंद है, ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। ऊपर छत आप देख रहे हैं तो बहुत ही कलरफुल है इसकी, आज भी। सबसे ज़्यादा कलरफुल जो बिल्डिंग है, जो इमारत है इस कैंपस में, वो यही है। इसलिए इसका नाम पड़ा है सुनहरा महल। हमने आपको जोधाबाई पैलेस दिखाया, और अभी आपको हमने मरियम जो थी उनकी भी ईसाई बीवी, उनका महल दिखाया। तो अब हम आपको दिखाएंगे इसके बाद एक एक महल जो उनकी बीवी का बचा है, वो रुकैया का बचा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। और हम आपको दिखाएंगे बेडरूम भी, जो मेन बेडरूम था बादशाह अकबर का, आरामगाह जो थी, ख्वाबगाह उसे कहा जाता था। हम अंदर लेके चलेंगे आपको अभी। यह है मेन कैंपस। ये अस्तबल हुआ करता था बादशाह के वक्त में। यहाँ पर शाही घोड़े बांधे जाते थे। जो शाही महल में जो लोग रहते थे, ये आपको हम दिखा रहे हैं कि इससे रस्सी जो है, इससे रस्सी बांधी जाती थी, और उसी से बंधकर खड़ा रहता था घोड़ा। ये शाही महल का अस्तबल है, और फ़ौज का अस्तबल भी हम आपको दिखाएंगे, वो बाद में दिखाएंगे। तो जो शाही महल में जो लोग रहते थे, उनके जो पर्सनल यूज़ के लिए जिनसे उनका आना जाना रहता था, उनके जो घोड़े थे तो वही यही शाही अस्तबल में वो बांधे जाते थे। अब यहाँ से हम आपको दिखाएंगे, अस्तबल हमने आपको दिखा दिया, और इसी के एडजेसेंट बिल्कुल बना हुआ है पंचमहल। ये अंदर की साइड से हम आपको दिखा देते हैं। ये 5 मंजिला है ये पंचमहल। हिंदुस्तान की बहुत ही मशहूर इमारत है ये पंचमहल।
ये हमारी टीम के मेंबर्स हैं जो सामने फ़ोटोग्राफी जो कर रहे हैं। असलम भाई रील बनवा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हम जो ज़मीनी हिस्सा है जो पंचमहल का उसमें खड़े हैं। ये पिलर्स पर बनी हुई इमारत है ये, इसमें दीवारें नहीं हैं। नीचे से ऊपर तक ये सब पिलर्स पर बनी हुई है। ये असलम भाई आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे वीडियोग्राफर हैं। क्या ही ज़बरदस्त इमारत है ये, जो सिर्फ पिलर्स पर बनी हुई है। इसके ऊपर जो है हम आपको बताएंगे कि इसका यूज़ क्या था, किस लिए इसे बनाया गया था। अभी हम आपको इसका ज़मीनी हिस्सा दिखा रहे हैं, जो सबसे निचला हिस्सा है इसका। अभी हम आपको इसको दूसरी साइड से भी दिखाएंगे। 5 अलग अलग महल हैं इस पे। टोटल जो है वो 176 कॉलम्स पर ये बना हुआ है। 176 पिलर्स हैं जो एक आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर से नीचे तक, इन्हीं पर ये बना हुआ है। जैसे ही आप ऊपर से चढ़ते जाएंगे, इस पे ऊपर आप देखते जाएंगे तो ये जो महल हैं वो छोटे होते जाएंगे। सबसे ऊपर जो महल है इसका वो सबसे छोटा है, आप देखेंगे इसमें। क्या खूबसूरत इमारत है ये पंचमहल जो है। ये हवा के लिए बनाया गया था। इस पे जो ईद का चाँद देखने के लिए भी उनकी जो मलिका हिंदुस्तान थी रुकैया बेगम, वो भी चढ़ा करती थी ईद का चाँद देखने। और इसे हवा लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था कि गर्मियों में यहाँ पे काफ़ी गर्मी हुआ करती थी राजस्थान में। तो ये हमारे दोस्त हैं साकिर भाई, असलम भाई, साबिर भाई और एक ज़फ़र भाई हैं, वो थोड़ा गए हैं इधर। ये हमारी एक टीम है जो मिलकर काम करती है इन सारी वीडियोस पे। सभी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी लग रही होंगी वीडियोस, सारे व्लॉग्स। हम बता रहे थे कि जो इस पर जो जो बेगमात होती थी बादशाह की, वो सब हवा लेने भी जाया करती थी ऊपर। बहुत लोग इसे देखने आते हैं यहाँ पे। थोड़ा साइड में पड़ता है आगरा के, और फिर भी बहुत लोग इसे देखने आते हैं। कभी खाली नहीं मिलेगा आपको, हमेशा यहाँ पर भीड़ ही रहती है। अब इसके बाद हम दिखाएंगे आपको काफ़ी चीज़ें अभी रह रही हैं इसमें, वो सब हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। सामने आपको जो नज़र आ रहा है, जिस पर 4 गुम्बद जो दिखाई दे रहे हैं, वो है ये। इसे आप पार्लियामेंट भी कह सकते हैं अकबर का। दीवान ख़ास लोगों के साथ इसमें मुलाकात किया करते थे बादशाह अकबर। सारे पॉलिटिकल जो फैसले थे यहीं से लिया करते थे। ये सेंटर में हम खड़े हैं, यहीं से आपको दिखा रहे हैं। और ये जो जगह अभी हम जहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पर चेस खेला करते थे बादशाह अकबर बैठ के। वो सब चीज़ें हम दिखाएंगे आपको एक एक करके। अभी हम जाएंगे आपको लेके दीवान आम में। दीवान आम का मतलब मैं आपको बता दूं कि हॉल ऑफ कॉमन पीपल, या हॉल फॉर कॉमन पीपल भी आप कह सकते हैं। जहाँ पर जो बादशाह अकबर थे वो आम लोगों से ख़िताब किया करते थे, रूबरू हुआ करते थे आम लोगों के साथ, आम लोगों से मुलाकात किया करते थे। और जो भी उनकी परेशानियाँ होती थी उन सबको सुना जाता था और उनका हल भी निकाला जाता था। तो जो हेड ऑफ़ स्टेट जो होता था वो अपने लोगों के साथ कनेक्टेड रहता था। उनके बीच में एक रिश्ता हुआ करता था। जो कभी भी कोई भी फरियादी या कोई किसी पे कोई जुल्म हुआ, वो सब मतलब बादशाह से डायरेक्ट कनेक्टेड रहते थे। यहाँ पर बीच में जो है अवाम बैठा करती थी, और जो आपको आखिर में जो जगह दिखाई दे रही है वहाँ पर मिनिस्टर्स बैठा करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे वो बैठा करते थे। सारा हम आपको दिखा रहे हैं। सामने जो जगह नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठा करते थे, प्रशासन के लोग। और यहाँ पर सामने हम आपको लेके चलेंगे अभी, यहाँ पर बैठा करते थे बादशाह। क्या ज़बरदस्त इंसाफ का निज़ाम था मुग़लों का।
अभी हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ से बादशाह खिताब क्या करते थे आवाम से। चारों तरफ से हमने आपको दिखा दिया है। ये सब मिनिस्टर्स की जगह, एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में जितने भी लोग रहते थे वो सब यहीं बैठा करते थे। ये जो आपको कुंदे नज़र आ रहे हैं, इनसे जो यहाँ के जो पर्दे थे जो जब लगाए जाते थे वो बांधे जाया करते थे, क्योंकि ऐसा खाली नहीं रहता था। ये बहुत ही तरीके से बनाया गया था और पूरा सजा हुआ और पूरा मुकम्मल पर्दों के साथ ये बना हुआ था। और ये है जहाँ से बादशाह खिताब किया करते थे। सेंटर में बैठा करते थे बादशाह, और साइड में हमने दीवान आम आपको आगरा फोर्ट का भी दिखाया। यहाँ इस दरवाजे से पीछे से बादशाह आते थे और फिर उनका सामने तख्त हुआ करता था, और लेडीज़ वाले जो केबिन थे उनमें जालियाँ लगी हुई थी, वो पर्दे से पीछे ही रहती थी और वहीं से देखा करती थी प्रोसीडिंग्स। क्या ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है। मैं तो सोचता हूँ कि क्या ज़बरदस्त निज़ाम था इंसाफ का, और पब्लिक जो थी वो कनेक्टेड थी अपने बादशाह से। पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन था, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई कमी रहती है तो जो आवाम थी, कोई भी बंदा डायरेक्ट यहाँ पर जो दरबार लगता था बादशाह का, वहाँ पर डायरेक्ट आके अपनी फ़रियाद या अपनी मुश्किल बता सकता था। तो अभी हमने आपको दिखा दिया है दीवान आम, और यहाँ से फिर हम आपको लेके चलेंगे दीवान ख़ास की तरफ। उसके आसपास का इलाका हम थोड़ा दिखा देते हैं आपको। ये दीवान ख़ास के चारों तरफ का एरिया है। ये दीवान ख़ास के आसपास सिक्योरिटी सिस्टम के लिए बनाए गए हैं। ये जो आपको सामने जो दिखाई दे रहा है, ये कोर्टयार्ड है दीवान ख़ास का। उधर हम अभी दीवान आम की तरफ से आए हैं, और ये जो है सामने ये दीवान ख़ास है। ये 2 स्टोरी बिल्डिंग यहाँ से नज़र आ रही है, लेकिन अंदर से जब हम आपको दिखाएंगे तो ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये सब मुहाफ़िज़ों के लिए बने हुए हैं। यहाँ पे मुहाफ़िज़ रहते थे क्योंकि आखिरी दीवार है इस किले की। और ये दूसरे एंगल से हमने आपको दिखाया है दीवान ख़ास। यहीं पे ईजाद किया था अकबर ने, बादशाह अकबर ने, दीन इलाही मज़हब का भी। वो हम अंदर से आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। ये बाहर से देखने में नज़र आती है कि 2 मंजिला इमारत है, लेकिन ये एक मंजिला ही इमारत है। ये बहुत इस फ़तेहपुर सीकरी का सबसे ख़ास जो पॉइंट है देखने का, वो यही है दीवान ख़ास। यहीं पे बैठकर बादशाह अकबर ने दीन इलाही को ईजाद किया था। और हम अब आपको अंदर लेके गए हैं इसमें। ये है दीन इलाही पिलर। इस पे आप देखेंगे सबसे नीचे बुद्धिस्ट रिलीजन को दर्शाया गया है, और उससे नीचे आप देखेंगे ये कमल का फूल जो है हिंदू रिलीजन के लिए है, और ये इस्लामिक आर्किटेक्चर इस पे दिखाया गया है। उससे ऊपर जो है क्रिश्चियन, और उससे ये आप देखेंगे पर्शियन, और सबसे ऊपर जो है ये जैनिज़्म का रिलीजन यहाँ पे पोर्ट्रे इसने किया है अकबर ने, क्योंकि यही डिज़ाइन है राजस्थान के। आप कई जैन मंदिर में देखेंगे, सबसे ऊपर जैनिज़्म, फिर उससे नीचे पर्शियन, उससे नीचे क्रिश्चियन, और फिर उससे नीचे इस्लामिक, देन हिंदू रिलीजन, एंड देन बुद्धिस्ट। सारी जो रिलीजन्स की जो निशानी है या पहचान है वो इसी पिलर पर दिखाई गई है। इससे ये ज़ाहिर होता है, ये सिंबल है इस चीज़ का, कि बादशाह अकबर की नज़र में सारे रिलीजन जो है बराबर थे। सबको एक ही तराजू में, एक ही पलड़े में वो रखते थे। यहाँ पर बादशाह अकबर बैठा करते थे। सेंटर में जो ये बना हुआ है, वो साइड में हम देख रहे हैं अभी आपको जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, उसके जो मिनिस्टर्स जो होते थे वो बैठा करते थे।
ये पूरा हम आपको दिखा देते हैं। वो कॉर्नर आपको दिखाया हमने। कॉर्नर्स में जो है मिनिस्टर्स बैठा करते थे और सेंटर में जो है वो किंग बैठा करते थे, बादशाह अकबर। यहीं पर मीटिंग्स हुआ करती थी, जो भी अहम फैसले होते थे। ये जो दरवाज़ा अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ से ऊपर चढ़ के जाया करते थे बादशाह और मिनिस्टर्स। अभी वो बंद किया गया है ताकि लोग ऊपर ना जाएं और किसी भी तरीके की ख़राबी इस इमारत में ना आए। तो उस इमारत की हिफाजत के लिए ऊपर का दरवाज़ा इन्होंने बंद किया हुआ है। दीवान ख़ास से अब हम बाहर आ गए हैं। अब हम आपको दिखाएंगे शाही ख़जाना। ये जो इमारत आपको नज़र आ रही है बाहर से, ये शाही ख़जाना हुआ करता था। इसी में जो उनका सारा करेंसी था, जो उनकी दौलत थी, वो इसी में रहा करती थी, इसी में रखते थे वो। अलग तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। उस वक्त में इनमें दरवाजे या खिड़कियाँ वो रहती होंगी, अब तो कुछ भी नहीं है खैर। और यहाँ पे कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पे जो रानियाँ थी वो आई स्पाई का जो खेल होता है वो यहीं पे खेला करती थी वो। और वैसे है ये ख़जाना। ये गली है इसके बाहर से, और अभी हम शाही ख़जाने में ही हैं। अंदर से आपको हम दिखाएंगे। ये अलग तरीके से डिज़ाइन की गई है ये बिल्डिंग। ये हुकूमत का जो भी सारा ख़जाना, जो सारी दौलत होती थी, उस वक्त जो है कागज़ के नोट नहीं हुआ करते थे। उस वक्त 3 करेंसियाँ हुआ करती थी। पहला अशरफी जो सोने से बना हुआ होता था, फिर उसके बाद रुपया जो चांदी से बना हुआ होता था, फिर उसके बाद दाम जो तांबे से बना हुआ होता था। तो अशरफियों का खेल था सोने चांदी का सारा, कागज़ के नोट्स नहीं हुआ करते थे। ये सामने लेफ़्ट में जो अभी हमने आपको दिखाया था, ये है शाही ख़जाना। तो अब हम कोर्टयार्ड के बीच में आपको लेके जाते हैं, जहाँ पे बादशाह अकबर शतरंज खेला करते थे। ये जो निशान क्रॉस के आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दासियाँ खड़ी होती थी, जो हम अपनी ज़बान में जिनको गोटियाँ बोलते हैं, तो गोटियों की जगह वो दासियों का इस्तेमाल किया करते थे, जो ये क्रॉस के निशानात हैं इन पे खड़ी होती थी। और जब वो चाल चलते थे तो दासियाँ कदम बकदम वो चाल चलती थी। ये पूरा जो सामने आपको नज़र आ रहा है, इसमें खेल हुआ करता था शतरंज का। और इसमें हम ये क्रॉस के निशान आते हैं, पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। और इस पे 2 तख्त भी बने हुए हैं। यहाँ से एंट्री करते थे दीवान आम के लिए बादशाह अकबर, यहीं से हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सामने आपको जो स्टूल टाइप जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर बादशाह अकबर बैठा करते थे, एक साइड रानी बैठा करती थी। तो ये बादशाह का तख्त हुआ करता था उस वक्त। हर चीज़ के लिए अलग सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था। जंग भी किया करते थे, खेल भी खेला करते थे, और एंटरटेनमेंट के लिए भी गाना बजाना सब करते थे वो लोग। ये जो इमारत आपको नज़र आ रही है, पंचमहल के बराबर में है। और ये जो है शाही मदरसा हुआ करता था। इसमें शाही जो बच्चे थे, शाही हरम के, और जो मिनिस्टर्स हुआ करते थे, जो करीबी जो महल में रहते थे बादशाह के, उनके बच्चे इसी जगह पे पढ़ा करते थे। और इसके ऊपर जो है वो कई मंजिला है, वहाँ पे बादशाह अकबर का बताया जाता है कि वो प्राइवेट चैम्बर भी था। यहीं से हम आपको दिखा रहे हैं सामने दीवान ख़ास। और अब हम जो ये शाही मदरसा जो है, इसको हम ऊपर से भी आपको दिखाएंगे। सब पिलर्स पे बना हुआ है। ये सारा पत्थर इसी पहाड़ से निकाला गया है जिस पर ये बना हुआ है। ऊपर जो बताया जाता है कि ये बादशाह अकबर का प्राइवेट चैम्बर हुआ करता था, और यहाँ पर वो बैठा करते थे अक्सर। तो यहाँ से अब हम आपको लेके चलते हैं शीश महल, और जो बादशाह अकबर की मुस्लिम बीवी थी रुकैया बेगम, ये उनका महल है।
सबसे छोटा और सबसे खूबसूरत। हमने जोधाबाई का महल भी आपको दिखाया, सबसे बड़ा वही है। फिर हमने आपको दिखाया मरियम का महल, जो उनका पैलेस है वो भी दिखाया, सुनहरा महल जिसको हमने बताया था। और अब हम आए हैं रुकैया बेगम मल्लिका हिंदुस्तान का ये महल देखने। सबसे छोटा है साइज़ में, लेकिन सबसे खूबसूरत था ये अपने वक्त में। बहुत ही हैवी डिज़ाइन इस पे किया गया है, पर्शियन डिज़ाइन है ये सारा। भी थोड़ा रश है तो हम अंदर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इसको शीश महल भी कहा जाता है कि इसमें जो अंदर है शीशे लगाए गए थे और ये सारा इस पे शीशों का डिज़ाइन था, तो इसी वजह से इसको शीश महल भी कहा जाता है। रुकैया जो थी उनकी मुस्लिम मलिका थी और वो इसी में रहा करती थी। सारी रानियों के लिए अलग अलग महल थे। ये 2 महल जो हैं इस कोर्टयार्ड के बाहर हैं, और ये जो रुकैया बेगम का जो महल है ये सीकरी के कोर्टयार्ड के अंदर है, जहाँ पर बाकी सारी बिल्डिंग्स पंचमहल, ख़ास महल, दीवान आम और ख्वाबगाह और अनूप तालाब जहाँ पर बने हुए हैं वहीं पर ये इमारत है। बहुत ही हैवी डिज़ाइन है इस पे, बहुत ही खूबसूरत। शीश महल इसको कहा जाता था। सब लाल पत्थर से बना हुआ है। ये पर्शियन डिज़ाइन है, जो हमने अभी आपको दीवान ख़ास में जो पिलर था उसमें पर्शियन डिज़ाइन आपको दिखाया था, जो जैनिज़्म से नीचे था 2nd नंबर पे, तो यही डिज़ाइन उस पर बनाया गया था। ये पर्शियन डिज़ाइन को दर्शाता है। ये सारा जो है वो रुकैया का जो महल है, शीश महल, उसी का पार्ट है। यहाँ से हम थोड़ा दूर से आपको दिखा देते हैं। छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन बहुत खूबसूरत था ये अपने वक्त में। अब हम आपको दिखाते हैं अनूप तालाब। बहुत ही ख़ास तालाब है ये, इसके बारे में हम सब कुछ आपको बताएंगे। इस महल की फतेहपुर सीकरी की जान है ये अनूप तालाब। ये सिर्फ पानी भरने का तालाब नहीं है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले आपको दिखा देते हैं चारों तरफ से। हुकूमत के वक्त इस तालाब में गुलाब जल भरा जाता था, और इसी के बीच में आपको एक चैम्बर दिखाई देगा, उसी पर बैठकर तानसेन गाना गाया करते थे। सामने आपको जो है ख्वाबगाह नज़र आ रही है, जो बादशाह अकबर का बेडरूम था। जब तानसेन यहाँ से गाया करते थे तो बादशाह अकबर वहाँ बैठा करते थे सामने, और एक तरफ जोधा बाई बैठा करती थी, और रुकैया बेगम के महल से भी ये सामने ही नज़र आता है। तो यहाँ पर तानसेन बैठकर गाया करते थे। हमने आपको जो अभी दिखाया ये बीच में चबूतरा जो है, और यहाँ से बादशाह अकबर बैठकर उसको सुना करते थे। सारी आवाम जो है जो इसके चारों तरफ जो नीचे बैठा करती थी, और बादशाह अकबर ऊपर, और रुकैया बेगम भी शीश महल में बैठा करती थी, और जोधाबाई जो है यहाँ राइट में बैठा करती थी, जो सामने इमारत हमने आपको दिखाई है। और इसमें गुलाब जल भरा हुआ होता था। इस तालाब को 4 चमन भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि जो बीच में जो चबूतरा जो बना हुआ है तानसेन के बैठने के लिए, जो उसके गाने की जगह है, वो वहाँ से जाने के 4 रास्ते हैं। ये पिलर्स सामने जो दिख रहे हैं, और ये 4 जगह से इसमें एंटर किया जा सकता है, तो इसको 4 चमन भी कहा जाता है। ये अभी रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से जाया करते थे तानसेन। इसमें गुलाब जल भरा हुआ होता था, और उससे इको बनती थी, जिससे उसकी आवाज़ जो है और भी खूबसूरत हो जाती थी। इको सिस्टम से साज़ बनता था, और साज़ जो है ऊपर तक पहुंचता था जहाँ बादशाह अकबर बैठा करते थे। अभी हम आपको लेके चलते हैं ख्वाबगाह, जो बादशाह अकबर का बेडरूम भी जिसमें है, आपको हम उसका बेड भी दिखाएंगे। और ये सारा अब देखिए, इतना अनूप तालाब इतना बड़ा है, और वो सारा गुलाब जल से भरा हुआ होता था। ये ऊपर जाने का रास्ता है जो बंद किया हुआ है, तो सारा गुलाब जल से भरा रहता था, तो किस कदर खुशबू यहाँ पे रहती होगी चारों तरफ।
फ़तेहपुर सीकरी में पानी की कमी थी, लेकिन यहाँ पे पानी का ऐसा इंतज़ाम किया गया है कि सारे जो अनूप तालाब भी पानी से और चारों तरफ पानी के इंतज़ाम है। और ये सामने जो बेड नज़र आ रहा है ये बादशाह अकबर का था, ये पर्सनल बेडरूम था बादशाह अकबर का। यहाँ से सीढ़ी हटा दी गई है, अभी हम ऊपर से आपको थोड़ा दिखा देते हैं। ये था बेड बादशाह अकबर का, उसके पीछे जाली है और उसके पीछे एक बाग था जिससे खुशबू आती रहती थी। क्या शौक़ थे बादशाहों के। ये जो ऊपर आप बेड के जाली देख रहे हैं ना राइट में, इसके पीछे एक बाग लगाया गया था और जिसमें बहुत तरह के फूल लगाए गए थे जिससे खुशबू आती रहती थी बादशाह अकबर के बेड पे। और सामने अनूप तालाब जिसमें भरा रहता था गुलाब जल। क्या ज़बरदस्त शौक़ थे बादशाहों के। बहुत बड़ा है ये। इस पे सीढ़ियाँ लगाई गई थी पहले, जो अभी हटा दी गई हैं ताकि लोग ना चढ़ सकें इस पे। ये जो बाग था वो अभी भी यहाँ पे बना हुआ है, वो अभी हम आपको दिखाएंगे जाली से। और ये आप देखेंगे कि पीछे बाग है, जो बादशाह के बेड से जो खिड़की बनी हुई है उसके पीछे बाग जिसमें लगे हैं हज़ारों तरह के फूल। और क्या खुशबू आती होगी उस वक्त में, क्या ज़बरदस्त। यहाँ पे पर्दे लगे रहते होंगे और क्या सजा धजा रहता होगा। ये वो जगह है जहाँ से वो तानसेन को सुना करते थे, यहाँ ऊपर बैठकर सामने। तो अभी ऊपर चढ़ने की इजाज़त नहीं है। ये सारा जो हमने पंचमहल देखा और सारी जो इमारत है ये पिलर्स पर बनी हुई है। यहाँ पहले सीढ़ियाँ हुआ करती थी यहाँ चढ़ने के लिए, अभी जो है सीढ़ियों को हटा लिया गया है। ये हमने अभी दिखाया आपको बादशाह का बेडरूम जिसे ख्वाबगाह भी कहा जाता है। ये जगह थी ख्वाबगाह, बादशाह अकबर का बेडरूम जहाँ पे बादशाह अकबर रहा करते थे। और यहाँ से अब हम बाहर जा रहे हैं। सामने नज़र आ रहा है आपको अनूप तालाब, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अपने वक्त में गुलाब जल से भरा रहता था ये और चारों तरफ उससे खुशबू आती थी गुलाब की। यहाँ से हम निकलेंगे अब। ये अनूप तालाब हो गया, सामने रुक़ैया बेगम का महल हो गया और ये प्राइवेट चैम्बर हो गया लेफ़्ट में। रुक़ैया बेगम का महल हम आपको यहाँ से भी दिखा देते हैं एक बार। ये प्राइवेट चैम्बर है बादशाह अकबर का। सामने वो दीवान आम हमने शुरू में आपको दिखाया था। यहाँ से पंचमहल भी हमें नज़र आ रहा है और वो बीच से आप देखेंगे दीवान ख़ास। दीवान ख़ास हमें यहाँ से भी नज़र आ रहा है और वो है शाही ख़जाना। ये हम बिगिनिंग पे खड़े हैं, जो जब हम एंटर करते हैं ये जो मरियम का महल था बाहर और जहाँ पे जोधाबाई की रसोई थी वहीं पे हम खड़े हैं एंटर करते वक्त। ये हमने अब आपको बताया था शाही अस्तबल है ये। शाही महल में जो लोग रहते थे ख़ास उनके घोड़े यहाँ पे बंधे रहते थे। ये सुनहरा महल सामने हम दिखा रहे हैं आपको। इसके बाद हम आपको लेके जाएंगे बीरबल का महल। ये रास्ता जो है वो सुनहरा महल के पास से ही बीरबल महल के लिए जाता है। और यहाँ पर हम जो जा रहे हैं अभी, यहाँ पर राइट में लगता था मीना बाज़ार। जो हरम की जो औरतें होती थी उनके जो सिर्फ का सामान जो होता था उनके लिए यहीं पे मार्केट लगती थी। यहाँ पे लगता था मीना बाज़ार। और सामने जो नज़र आ रहा है वह है बीरबल का महल। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे बीरबल, जिसकी किस्से कहानियाँ हम बचपन से सुनते आए हैं। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये बीरबल महल है। ख़ास मिनिस्टर थे,
ख़ास आदमी थे अकबर के, बहुत करीबी। तो ये उसका महल है। इसे हम आपको दूसरे एंगल से भी दिखाएंगे। और इसी के पास में है शाही हरम की जो औरतें थी उनका अस्तबल। ये जो है, क्योंकि हरम में बहुत सारी औरतें रहती थी, दासियाँ, और बहुत सारी दासियाँ रहती थी, उन सब के पास घोड़े रहते थे उनके आने जाने के लिए। वो सामने हमें बीरबल का महल नज़र आ रहा है। तो ये जो हरम की जो औरतें थी उनका अस्तबल है, यहीं पे उनके घोड़े बांधे जाते थे। और ये आप सामने देख रहे हैं सुराख, इनमें जो है नकेल बांधी जाती थी घोड़ों की, और सामने उनका चारा रखा रहता था, जो खाने बने हुए हैं, नीचे उनकी नकेल बांधी जाती थी। और ये हमने आपको दिखा दिया है शाही हरम का जो अस्तबल था, वो दिखा दिया। अब हम अपनी वीडियो जो है यहीं पे एंड करेंगे। और आप हमें बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमें सजेस्ट करके भी बता सकते हैं कि कौन सी जगह का व्लॉग आपको देखना है, और ये हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।